बजे हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, वरना क्लास आपके निर्धारित समय पे ही होगी। 8 बजे का टाइमिंग है और 8 बजे आपका क्लास होगा, ठीक है। किसी वजह से आज क्लास 9 बजे हुआ है, वरना क्लास आपका जो है अपने समय पे होगा, 8 बजे होगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं डीएनए का, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है ना? डीएनए का फुल फॉर्म तो पता है ना? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, ठीक है। चलिए, तो पहला बात ये है कि जो आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट हम समझेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस होता है, आपको पता है, साइटोलॉजी में हम पढ़े थे, ये आपका सेल है। साइटोलॉजी में पढ़े थे हम लोग, ये आपका सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। चलो डायग्राम बनाते हैं, पहले पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या है? सेल है। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर सेल, ये हमारा सेल है। हम लोग ये पढ़े थे कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और उनमें से एक कौन सा आपका? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, राइट, पढ़े थे ना? तो ये आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था? डीएनए था। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? डीएनए था। न्यूक्लियस के अंदर क्या था आपका? डीएनए था, ठीक है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, राइट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक। तो सेल के अंदर हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद जो आपका डीएनए है, जो आपका डीएनए है इस न्यूक्लियस के अंदर, इस डीएनए के लेंथ के बारे में बात करें, तो डीएनए डीएनए का लेंथ लगभग 2 मीटर होता है, ठीक है, या फिर 6 फीट बोल लो, ये इसका लेंथ होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में कितने सेल हैं? हमारे बॉडी में 10⁻13 सेल हैं। इतने सेल हमारे पास हैं, इतने सेल हमारे बॉडी में हैं, और सब में लगभग लगभग 2 मीटर के आसपास का लेंथ वाला जो है डीएनए है। सवाल ये आता है कि सेल इतना छोटा कि नेकेड आई से दिखाई ना दे, सेल इतना छोटा कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर न्यूक्लियस मतलब और छोटा, और उसके अंदर 2 मीटर का डीएनए मतलब फिक्स कैसे हो रहा है, राइट। इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का डीएनए, लगभग 6 फीट का डीएनए जो है अट कैसे रहा है, ये सवाल आता है, राइट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग समझना पड़ेगा, इसको समझने के लिए पूरे पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। समझते हैं डीएनए क्या होता है। तो ये आपका मान लो डीएनए है, ठीक है, ये आपका क्या है? डीएनए, ये आपका क्या है? डीएनए, ठीक है। और डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अच्छा, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, यही डीएनए अपने आप को इस तरह से, इस तरह से क्या करेगा? अपने आप को संग्रहित कर लेगा। इस तरह से अपने अपने आप को क्या करता है? कंडेंस कर लेता है। किसके ऊपर कंडेंस करेगा? इस तरह से अपने आप को किसके ऊपर कंडेंस करेगा? तो ये देखो, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। इस प्रोटीन के ऊपर खुद को अपने आप को डीएनए लपेट लेता है। ये जो प्रोटीन है, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये आपका डीएनए जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर खुद को लपेट लिया है, कॉल्ड अप कर लिया है, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा आपके सामने जो डायग्राम बन के आया, जहाँ पे डीएनए अपने आप को जो है बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट कर रखा है, इसका अब अलग नाम है, इसका अलग नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीवन? एनीवन? इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कब बोलेंगे इसको? जब ये अपने आप को पूरी तरह संग्रहित कर लेगा, मतलब आपका ये डीएनए जो है, राइट, ये आपका डीएनए जो है, ये आपको इस तरह आपके हिस्टोन प्रोटीन पे खुद को लपेट ले, ठीक है। ये आपको रुको, हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं आपको, दिस वन, ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो सारे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या है? आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ये सारे डॉट्स क्या है? आपके हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो जो जब डीएनए अपने आप को इस तरह हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कंप्लीटली संग्रहित कर ले, कंडेंस कर ले, ठीक है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना ले, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन फाइबर, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। जो भी डाउट है आपका कि यूट्यूब पे क्लास कितने बजे तक चलेगा, कितने बजे होता है क्लास, ये सब हम लोग बात करते हैं बाद में, ठीक है, राइट। एक 1.5 घंटे का क्लास पहले खत्म करते हैं, समझते चीज़ों को, फिर है ना, बाकी के डाउट हम आपको आई विल बी हियर टू कैटर योर डाउट्स, ठीक है।
तो हम लोग क्या बात की, हम लोग बात की सेल के बारे में। ये आपका सेल है, सेल के अंदर क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, आपका डीएनए है। सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में डीएनए है। ये पहला चीज हम लोग देखे हैं। दूसरा चीज हम लोग देखें कि न्यूक्लियस जो है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं, दैट इज कंट्रोलर ऑफ द सेल बोल रहे हैं। तीसरा चीज ये देखें कि जो आपका डीएनए है जो कि सेल के अंदर है, उसका लेंथ क्या है, 2 मीटर या 6 फीट के आसपास है। यहाँ तक हम लोग आते हैं तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि इतना छोटा सेल, उसके बीच में न्यूक्लियस, उसके अंदर इतना लंबा, लगभग 2 मीटर लंबा जो है डीएनए, अट कैसे रहा है। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग ये समझें कि डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और ये समझें कि डीएनए किस तरह अपने आप को एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट लेता है, क्वाइल्ड कर लेता है। डीएनए अपने आप को किस तरह एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल्ड कर लेता है, है ना। इस क्वाइल्ड संरचना को, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, राइट। चलिए, अब क्या होता है कि जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये अपने आप को और कंडेंस करेगा। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये अपने आप को और संग्रहित करेगा और कंडेंस करेगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। इस टाइप से अपने आप को और संग्रहित करेगा, और आपको और क्या करेगा, कंडेंस करेगा खुद को। ठीक है, और खुद को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनकर आपके सामने आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आएगा। समझ में आ रहा है क्या, या फिर से बनाए, रुक जो फिर से बनाते हैं। तो जो पूरा पूरा आपका क्रोमैटिन फाइबर है, ये अपने आप को और कंडेंस करेगा, और कंडेंस करेगा, और इस तरह अपने आप को क्या करेगा, और संग्रहित करेगा, और संग्रहित करेगा। और इस टाइप से आपका एक संरचना आपको बनते दिखाई देगा। इस टाइप का आपका संरचना जो है बनते दिखाई देगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमोजोम। ठीक है, इसको बोलेंगे क्रोमोजोम, इसको बोलेंगे क्रोमोजोम। क्या क्लियर है, क्लियर है क्या यहाँ तक। मतलब चीज वही है। ठीक है चीज वही है ना, बस नाम अलग अलग है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके पापा आपको कुछ और बोल के बुलाते होंगे, आपके दोस्त किसी और अच्छे नाम से बुलाते होंगे जो हम यहाँ नहीं ले पा रहे हैं, राइट। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी और नाम से पुकारते होंगे। ठीक है, तो आप ही हो, लेकिन अलग अलग नाम से आप जाने जा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली डीएनए ही है, लेकिन अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। यहाँ पे पहले बात की हम लोग सेल के बारे में, सेल क्या होता है, उसके बीच में आपका न्यूक्लियस है, उसके बीच में आपका डीएनए है। जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोल रहे हैं। इसके बाद जो आपका डीएनए है, ये लगभग 2 मीटर का है, लगभग 6 फीट के आसपास का है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ओके, सवाल सवाल आपका खड़ा होता है कि ये जो आपका डीएनए है, ये इस न्यूक्लियस में अटक कैसे रहा है। ये सवाल आता है। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, ये आपका डीएनए है, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब ये जो आपका डीएनए है, ये अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट लेता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर खुद को संग्रहित कर लेता है, और एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। यही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आप एक क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, यही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं, राइट। और यही क्रोमैटिन फाइबर और ज्यादा कंडेंस हो जाए, और ज्यादा संग्रहित हो जाए, तो उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के नाम से भैया बुलाती है मेरे को, अच्छा। ओके ठीक है, राइट। चलिए, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। तो और हमारे बॉडी में कितने सेल हैं, लगभग 10⁻13 सेल हैं। ठीक है, और 10⁻13 सेल हैं, और सब में जो है 2-2 मीटर का आपका डीएनए है। मतलब ये इतना ज़्यादा डीएनए हो गया ना कि सारे डीएनए को आप अनकॉइल करोगे ना, राइट। आपके बॉडी में जितना डीएनए है, उन सबको आप अनकॉइल करोगे, ओपन करोगे, खोलोगे, जोड़ोगे, तो लगभग लगभग धरती से लेकर सन तक का 70 टाइम्स जो है आप कवर कर लोगे डिस्टेंस। ठीक है, इतना आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। ठीक है, राइट। तो जो हम लोग समझे हैं यहाँ पे ना डायग्राम के थ्रू, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है अब। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझते हैं। यहाँ बोला है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। किसके बारे में बात हो रहा है, न्यूक्लियस के बारे में बात हो रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये आपका कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है डीएनए। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है। ठीक है, यही डीएनए कंडेंस होता है, यही डीएनए क्या करता है, खुद को कंडेंस करता है, और कंडेंस करके क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, यही खुद को कंडेंस करता है, क्रोमोसोम बनाता है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होता है,
ये किसके कौन से प्रोटीन के ऊपर खुद को लपेट कर रखता है? तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट कर रखता है खुद को। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर खुद को ये क्या करता है? लपेट के रखता है। ठीक है, राइट। एंड क्रोमोसोम को हम लोग आगे जब जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो समझेंगे किस तरह जो आपका क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो रहा है, राइट। मेटाफेज आता है, वहाँ पे आपका क्रोमोसोम डिवाइड होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात की थी सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। जीन बोलते हैं, ठीक है। और जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, आपके जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है ना, सपोज मान लो आपके फोर फादर का कोई नेचर था या कोई कैरेक्टर था, वो आप में क्या हुआ है? वो आपके फादर में गया है, फादर के बाद आपके आपके अंदर आ गया है, राइट, आपके अंदर आ गया है, आपके बाद आपकी जो औलाद होगी, राइट, उनमें जाएगा, फिर उनके बच्चों में जाएगा, राइट। तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स कैरी ऑन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इंसान मरता नहीं है जब तक ये प्रॉपर्टी, बाप दादा की प्रॉपर्टी जो इंसान के अंदर, प्रॉपर्टी मतलब कि वेल्थ के बारे में बात नहीं हो रहा है, नेचर के बारे में बात हो रहा है ना। मे बी आपका आंख जो है आपके ग्रैंडफादर की तरह हो, आपका नोज आपके फादर की तरह हो, तो जब तक ये प्रॉपर्टी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, राइट, तब तक वो इंसान जिंदा है किसी ना किसी रूप में, ठीक है, राइट। चलिए, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है? ह्यूमन सेल के अंदर आपको बताए थे भी हम, लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है? लगभग 2 मीटर होता है या 6 फीट होता है, 2 मीटर या 6 फीट, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं हमारे बॉडी में? 10⁻13 है, ठीक है। और डीएनए स्टेज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। डीएनए जो है हमारे बॉडी में क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में क्या करता है? स्टे करता है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान रखना कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक बेसिक बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ तक बेसिक बातें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नोट कहाँ मिलेगा? सर, ज्योग्राफी 1 लेक्चर एंड बायो 1 लेक्चर हिडन। हिडन कहाँ है? ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर और बायो का फर्स्ट लेक्चर जो है हिडन नहीं है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डीएनए के बारे में और समझते हैं, ठीक है। डीएनए को यहाँ पे हम लोग और समझेंगे। डीएनए होता क्या है बेसिकली? डीएनए होता क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? एक मिनट रुक जाओ। डीएनए क्या होता है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मतलब लंबा चेन बनता है, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से एक लंबा चेन बनता है, राइट। न्यूक्लियोटाइड का लंबा चेन बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर, राइट। तो डीएनए क्या आपका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? ये तीन चीजों से बना हुआ है, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सुगर, बेस एंड फॉस्फेट। सुगर, बेस और फॉस्फेट, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सुगर, बेस एंड फॉस्फेट। शुगर के बारे में बात करें तो एग्जामिनर बोलेगा चलो ठीक है, आपको इतना पता है, ये बताओ कि कौन सा शुगर, कौन सा शुगर। शुगर तक ठीक है, बट कौन सा शुगर? तो आप बताओगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। शुगर कौन सा? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि चलो डीऑक्सी राइबोज शुगर में ठीक है, अब ये बताओ कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर किस टाइप का शुगर है? तो ये आपका पेंटोस शुगर है। ये आपका क्या है? पेंटोस शुगर है। ये आपका पेंटोस शुगर है, समझ में आ रहा है? तो डीएनए के बारे में बात की हम लोग। डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है तीन तरह के होते हैं। इसके अंदर तीन चीज आता है, सुगर, बेस एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें, सुगर, बेस और फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीज से मिलकर बनता है, सुगर, बेस एंड फॉस्फेट। अच्छा, सुगर कौन सा इस्तेमाल होता है? तो शुगर इस्तेमाल होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर किस टाइप का शुगर है? तो ये एक तरह का पेंटोस शुगर है, ठीक है। ये एक तरह का पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर मतलब कि 5 कार्बन वाला C5, ठीक है, 5 कार्बन वाला शुगर है, C5 शुगर है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेस के बारे में। अब बात करते हैं बेस के बारे में, राइट, कि जो आपका डीएनए है, राइट, जो आपका डीएनए है, इसमें कौन सा बेस का इस्तेमाल हुआ है? तो 4 बेस आपको दिखाई दे रहा है, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन, ठीक है, राइट। तो डीएनए क्या है? ये बहुलक है, पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड मिलकर किससे बना हुआ है? तो तीन चीज से मिलकर बना है, सुगर, बेस और फॉस्फेट। कौन सा शुगर? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर।
ये कौन सा शुगर है? तो ये पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन शुगर है ये, मतलब ये 5 कार्बन शुगर है, ठीक है? चलिए, इसके बाद आपका जो बेस है, राइट? आपका जो बेस है ये 4 चीज़ से मिलकर बना होता है। 4 बेस यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। एडेनाइन, थायानाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। इसके अलावा फॉस्फेट भी होता है यहाँ पे, ठीक है? राइट? जिससे आपका न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अब ये जो 4 बेस हैं, ये बॉन्ड शेयर करते हैं। एडेनाइन जो है वो थायामाइन के साथ एक बॉन्ड शेयर करता है। इसके अलावा आपका साइटोसाइन जो है वो गुआनाइन के साथ जो है बॉन्ड शेयर करता है, ठीक है? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक? ठीक है? तो सिंपल चीज़ ध्यान रखना, डीएनए के बारे में हम लोग बात किए अभी। हम लोग पहले समझे कि डीएनए होता क्या है, राइट? डीएनए होता कैसा है? इतना लंबा जो डीएनए होता है ऑलमोस्ट 2 मीटर का, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे आता है, इसके बारे में बात की है। फिर हम लोग बात किए कि आपका जो डीएनए है, राइट? ये किससे मिलके बना हुआ है? किसका पॉलीमर है? ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। शुगर कौन सा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये कौन सा शुगर है? पेंटोस शुगर है, राइट? ये पेंटोस शुगर है, राइट? मतलब 5 कार्बन वाला शुगर है। कौन-कौन से बेस यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं? तो एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। यहाँ पे कौन किससे बॉन्ड शेयर कर रहा है? तो एडेनाइन जो है थायामाइन के साथ शेयर कर रहा है और साइटोसाइन जो है वो गुआनाइन के साथ शेयर कर रहा है, राइट? ठीक है? डीएनए के बाद बात करते हैं आरएनए के बारे में। डीएनए भी हम लोग और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले आते हैं एक बार हम लोग आरएनए के बारे में। आरएनए बेसिकली क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज़ बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये भी क्या होता है? बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है? डीएनए की तरह जो आपका आरएनए है, ये भी किसका होता है? पॉलीमर होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड अगेन 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। ये भी 3 चीज़ से मिलके बना हुआ है। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है? साउंड सिमिलर, बिल्कुल डीएनए की तरह सिमिलर है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये है कि डीएनए में जो शुगर है, डीएनए में शुगर कौन-सा इस्तेमाल हुआ था? डीऑक्सीराइबोस शुगर, बट यहाँ पे शुगर कौन-सा इस्तेमाल होगा? राइबोस शुगर, ठीक है? राइट? डीएनए में कौन-सा शुगर इस्तेमाल हुआ था? डीऑक्सीराइबोस शुगर और यहाँ पे कौन-सा शुगर इस्तेमाल हो रहा है? राइबोस शुगर, ठीक है? ये पेंटोस शुगर है, ठीक है? चलिए, अब बेस के बारे में बात करते हैं। बेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन आपको बेस दिखाई दे रहा है 4 तरह का, 4 तरह का, ठीक है? पहला आपका एडेनाइन, दूसरा आपका यूरासिल, थर्ड वन इज़ योर साइटोसाइन एंड फोर्थ वन इज़ योर गुआनाइन। मतलब क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी क्या है? ये डीएनए है और ये आरएनए है। डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड। आरएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। डीएनए का शुगर क्या था? डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए का शुगर क्या था? राइबोस शुगर, ठीक है? पहला डिफरेंस ये है। पहला डिफरेंस डीऑक्सीराइबोस शुगर और यहाँ पे आपका राइबोस शुगर। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस आपके बेस में दिखाई देगा। बेस यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। यहाँ पे बेस क्या है? एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। मतलब यहाँ पे थायामाइन के बदले यूरासिल है। एडेनाइन वहां भी था, एडेनाइन यहाँ भी है, ठीक है? वहां पे क्या था? थायामाइन, यहाँ पे क्या है? यूरासिल, ठीक है? साइटोसिन वहां भी था, राइट? और साइटोसिन आपके यहाँ भी है। गुआनाइन वहां भी था और गुआनाइन जो है बेसिकली यहाँ भी है, ठीक है? राइट? बॉन्ड शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका एडेनाइन जो है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड शेयर करेगा और साइटोसाइन जो है वो आपके गुआनाइन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा। क्या क्लियर है बताओ? प्रिया यादव बोल रही है डीएनए का फुल फॉर्म। वाह रे प्रिया, अभी तो इतना समय के बाद पूछ रही हो। स्टार्टिंग में बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक क्या क्लियर है? हम लोग क्या क्या समझे आज? एक बार रिवीजन करते हैं क्या समझे हम लोग। हम लोग ये समझे कि आपका जो डीएनए है, राइट? डीएनए जो है आपका सेल है बेसिकली, उसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। जो आपका न्यूक्लियस है उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं, और जो आपका डीएनए है उस न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट? ठीक है? चलिए, इसके बाद आपका जो डीएनए है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और ये जो डीएनए है वो लगभग 2 मीटर लंबा होता है। ये डीएनए अपने आप को किस तरह इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे करता है? तो ये डीएनए अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड कर लेता है। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, और जब यही कंडेंस हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। फिर बात की हम लोग डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है? ये किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। काफ़ी फास्ट जा रहे हैं क्या? आराम से पढ़ाओ, काफ़ी फास्ट जा रहे हैं क्या?
है हीट वेव। चलो ठीक है। तो बेसिकली डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 तरह के हैं, 3 चीज से मिलकर बने हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। शुगर जो है, जो आपका शुगर है, यहाँ पे कौन सा शुगर इस्तेमाल हुआ है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, राइट। और ये लालों में लाल सबसे लाल, सुनो ऐसा है कि अब लाल कर देंगे, बोल रहे हैं बार बार कि थोड़ा इंतजार करो, पेपर 2 का जो आपका डाउट है वो क्लास के बाद लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है पेपर 2 का, जो भी डाउट है क्लास के टाइमिंग का, ठीक है, ये सब बाद में लेंगे, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो जाए, लेक्चर हो जाए कंप्लीट, फिर लेते हैं, है ना। फिर आराम से लेंगे, तुमको भी अच्छा लगेगा। अभी क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यहाँ पे शुगर के बारे में बात हुआ था, डीऑक्सी राइबोज शुगर इस्तेमाल हो रहा है, राइट। एंड ये कौन सा शुगर है? पेंटोस शुगर है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेस के बारे में। तो 4 तरह का बेस यहाँ पे आपको दिखाए थे हम, एडेनाइन, थायोनाइन, साइटोसिन एंड गुआनाइन। क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में जब जब बात की है तो बताए हैं आपको कि ये भी पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। ये भी बहुलक है किसका? आपके न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, राइट। इसके बाद ये किससे मिलकर बना है? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, राइट। अब ये शुगर जो है, ये कौन सा शुगर है? तो राइबोज शुगर है, पेंटोस शुगर है। लेकिन बेस में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। पहला डिफरेंस क्या है आपका? यहाँ पर राइबोज शुगर है और वहां पे डीऑक्सी राइबोज शुगर था। दूसरा आपको डिफरेंस दिखाई देगा बेस में, एडेनाइन सेम है, लेकिन यहाँ पे थायामाइन था। ध्यान दो, यहाँ पे थायामाइन था और यहाँ पे क्या आपका? यूरासिल है। बाकी साइटोनाइन एंड गुआनाइन जो है ये भी आपका सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए दोनों का डिफरेंस क्या है। एक बार डिफरेंस आपको दोनों को यहाँ पे दिखा देते हैं क्लियरली, साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे एक डंडा डालें, यहाँ पे दूसरा डंडा डालें, ठीक है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं हम टाइप ऑफ शुगर, टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे डीएनए के बारे में और यहाँ बात करेंगे हम लोग आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। क्लियर है, राइट। चलिए, तो टाइप ऑफ शुगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे शुगर कौन सा है? डीएनए में कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें, अगर अगर नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें, नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें, ठीक है। सर डंडा टेढ़ा है, कोई नहीं, आज टेढ़ा डंडा से काम चला लो, है ना। आज टेढ़ा डंडा ले लो, कल से सीधा डंडा देंगे, ठीक है। यही तो आज इसी से काम चला लो। नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस था? ध्यान दो, आपको अगर आपको याद है, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसिन एंड गुआनाइन, ठीक है। एडेमाइन, थायोनाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। आरएनए के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था? यहाँ था आपका एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनाइन, ठीक है। मतलब सेम था, लेकिन थायामाइन के बदले क्या था? यूरासिल था, ठीक है। थायामाइन के बदले क्या था? आपका यूरासिल था। बाकी सब सिमिलर था, ठीक है। बाकी सब जो है बिल्कुल सिमिलर था। नाइट्रोजन क्लियर हो गया। टाइप ऑफ शुगर पहला डिफरेंस, नाइट्रोजन बेस जो है ये दूसरा डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो आपका डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए जो है ये आपका डबल स्टैंडर्ड होता है। कुछ इस टाइप से डायग्राम आपको दिखाई देता है। और जो आपका आरएनए है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। हीट वेव बेस को अब नाइट्रोजन बेस क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली नाइट्रोजन बेस ही है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में बेस बेस लिखा हुआ था, ठीक है। हीट वेव, ये बेस लिखा होता है, बेसिकली नाइट्रोजन बेस ही होता है। चलिए, राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका बेस है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जो आपका बेस है ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका प्यूरिन्स एंड सेकेंड वन यूज प्राइमिडेंस, ठीक है। दो तरह का बेस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका प्यूरिन्स और सेकेंड वन इज योर प्राइमिडेंस। प्यूरिन्स के बारे में बात करें
प्यूरिन्स के बारे में बात करें तो इसका कैटेगरी क्या क्या है? प्यूरिन्स के अंदर क्या कैटेगरी आता है? एडेनाइन और गुआनाइन, एडेनाइन एंड गुआनाइन। प्राइमर्डियंस के अंदर कौन सी कैटेगरी है? तो साइटोसाइन, थायामाइन और यूरासिल। ठीक है, अगर आपको याद हो, यहाँ पे अगर आपको याद हो नाइट्रोजन बेस के बारे में, तो नाइट्रोजन बेस क्या था आपका डीएनए का? आर्डेनाइन, थायोमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। डीएनए आरएनए का क्या था? आर्डेनाइन, यूरासिल, साइटोसाइन और गुआनाइन। लेकिन देखो कहीं ना कहीं ये सब जो है बेस ही है, ये सारा का सारा जो है बेस ही है। इस बेस के बारे में बात करें तो इस बेस को यहाँ पे डिवाइड किया है दो पार्ट में, प्यूराइंस में और प्रेमाडाइंस में। प्यूराइंस और प्रेमाडाइंस, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रेमाडाइन है, और यहाँ पे आपको लिख देगा एक ऑप्शन देगा गुआनाइन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा गुआनाइन और बोलेगा इनमें से कौन सा पैराडाइन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा प्यूराइंस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्यूराइंस के अंदर क्या क्या आएगा और प्राइमेडाइन के अंदर क्या क्या आएगा। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा कुछ बातें और आपको हम बताए थे कि शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिलाया क्या बोल रहे थे हम लोग? अगर आपको याद हो तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट मिलाया क्या हो रहा था आपका? न्यूक्लियोटाइड हो रहा था, है ना? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट मिलाया क्या हो रहा था? न्यूक्लियोटाइड हो रहा था, राइट? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुआ है कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि इस न्यूक्लियोटाइड से, शुगर बेस और फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड से हम लोग क्या करेंगे? फॉस्फेट को साइड कर देंगे। इस न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर देंगे, मतलब शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस लिखिए अगर, ठीक है, हम लोग फॉस्फेट को साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्यूराइंस और प्रेमाडाइंस जो है वो आपके बेस का कैटेगरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप सब ह्यूमंस हो, आप हम सब ह्यूमंस हो, ठीक है, लेकिन इसमें सब कैटेगरी है ना, मेल एंड फीमेल का, राइट, है ना? तो वही चीज है, बस सब डिवीजन है। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, एंड शुगर प्लस बेस, इस न्यूक्लियोटाइड में से लोग क्या किए? फॉस्फेट को साइड कर दिए, हटा दिए। इस न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दिए, हटा दिए, तो क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट को वापस लेके आ गए, फॉस्फेट को वापस लेके आ गए तो क्या हो गया आपका? अगेन न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए, इसके अलावा कुछ सवाल और। जो नेचर ऑफ डीएनए होता है, जो डीएनए का जो नेचर होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। वेट अ मिनट, जो आपका इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं, जो आपका नेचर ऑफ डीएनए होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर इज बेसिकली वाटर लविंग नेचर, वाटर लविंग नेचर। ठीक है, जो वाटर लविंग नेचर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो जो हमारा डीएनए है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है वाटर लविंग, उसका नेचर है हाइड्रोफिलिक। क्यों है? किसके वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, इट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, इट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। क्लियर है? साइड कर दिए तो साइड बन गया, गजब ट्रिक है। हाँ वो याद करने के लिए ट्रिक ऐसा, ठीक है, कि शुगर बेस एंड फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। फिर इस न्यूक्लियोटाइड में से आप क्या करोगे? फॉस्फेट को साइड कर दोगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। एंड अगर फिर आप अगेन वापस फॉस्फेट को लेके आओगे, न्यूक्लियोसाइड मतलब कि शुगर एंड बेस, इसमें वापस फॉस्फेट को लेके आओगे तो वापस क्या हो जाएगा आपका? अगेन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बात करें तो नेचर ऑफ डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग नेचर होता है। जो वाटर लविंग नेचर है, क्यों है, किसके वजह से है? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के मौजूदगी की वजह से जो आपका डीएनए का नेचर है वो क्या है? वाटर लविंग है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और आपका डीएनए क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कौन सा कैसा होता है ये? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ठीक है? कुछ इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है? तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। अब सवाल आता है कि डबल हेलिक्स मॉडल कौन बताया? ये डबल हेलिक्स मॉडल कौन बताया? तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। डबल हेलिक्स मॉडल कौन बताया? तो वाटसन एंड क्रिक बताएं, ठीक है? इसी डबल हेलिक्स मॉडल को इस्तेमाल करके एक कंसेप्ट को लाया गया, इसी डबल हेलिक्स मॉडल को स्टडी किया गया, राइट? इसको स्टडी करने के बाद एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट ये है कि मान लो कि तुम ना तुम लोग जो है अपनी मर्जी से जबरदस्ती घर में लड़ झगड़ के शादी कर ली है, और शादी करने के बाद ना तुमको ड्रम में पैक कर दिया गया, राइट? ड्रम में पैक कर दिया गया, लड़ाई हुआ आपस में, तुमको ड्रम में पैक कर दिया गया, लेकिन ड्रम में पैक करने के बाद वो जो तुमको ड्रम में पैक किया वो भाग जाएगी या नहीं भाग पाएगी? बिकॉज उसका फिंगरप्रिंट जो है वो मिल जाएगा, राइट? तो डीएनए फिंगरप्रिंट कंसेप्ट वही है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई प्रोफेसर सर एलेक्स जेफरीज, ठीक है? प्रोफेसर थे जिनका नाम था सर एलेक्स जेफरीज, एलेक्स जेफरीज, ठीक है? इन ईयर, इन ईयर 1984, ठीक है? राइट? तो डीएनए फिंगरप्रिंट कंसेप्ट यहाँ से आता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का जो कंसेप्ट है कहाँ से आता है? सर एलेक्स जेफरीज से आते हैं, ठीक है? कब दिया ये कंसेप्ट? तो 1984 में मिला। कब मिला? तो 1984 में मिला, राइट? अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि फॉरेंसिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, फॉरेंसिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? अ, क्या लिख रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा। जरा ये बताना कि व्हेन यू फॉल इन लव विद अ पर्सन, तो कौन-कौन से केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं? ड्रम के बारे में बात आया तो फिर ये भी बता दे। बताओ ज़रा। व्हेन यू लव इन अ पर्सन तो 3 केमिकल रिलीज़ होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और नियोनेफ्रिन। डोपामाइन, सेरोटोनिन और नियोनेफ्रिन ये आपको बाद में पढ़ाएँगे हम, राइट? जब आपको हम एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह पढ़ाएँगे तो इसके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में कि 3 केमिकल होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और नियोनेफ्रिन। और जो भी आप बोलते हो ना कूद जाएँगे, फान जाएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना? ये सब बेसिकली इन्हीं केमिकल का किया धरा होता है। ये सारा इन्हीं केमिकल का किया धरा होता है। ये आपसे बुलवा रहे होते हैं, ठीक है? बाद में वही इंसान आपको जीव का जंजाल लगता है ना? फिर कुछ बोलो तो फिर डर में पैक हो जाते हो आप, ठीक है? तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है ना? दिल का काम बस धड़कना है, दिल का काम बस धड़कना है, राइट? ये आपका दिमाग है जो सब खचड़ाई करता है, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन अलग चीज़ है, वो आपको बताएँगे बाद में हम, चलिए। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंट जो है, उसका पहला काम क्या है? फोरेंसिक्स में इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने में, है ना? क्रिमिनल्स को पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा टू प्रूव पैटर्निटी, टू प्रूव पैटर्निटी, है ना? पैटर्निटी। ये आपको बताए थे 14 फरवरी के बारे में बात किए थे हम, जब सेल पढ़ाए थे तो, ठीक है? सेल पढ़ाते वक़्त बताए थे 14 फरवरी के बारे में कि आप कहीं गए थे, कुछ खर्चा हुआ था आपका, राइट? ऑटोनोमस सेल्स, सेमी ऑटोनोमस सेल्स एक्सप्लेन करते हुए। तो उस खर्चा के बाद एक एक दिक्कत हो गया। दिक्कत जब ये हो गया, दिक्कत हो गया और आप बोल रहे हो कि नहीं हम पापा नहीं हैं, ठीक है? हम जो है पिताजी नहीं हैं हम, कोई और है, राइट? तो फिर वो लड़की केस करेगी आपके ऊपर और फिर क्या होगा? डीएनए के थ्रू आपका, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे पैटर्निटी जो है प्रूव करने में काम आता है ये पैटर्निटी प्रूव करने में काम आता है, ठीक है? चलिए। इसके अलावा जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ हैं, राइट? उनको आइडेंटिफ़ाई करने में काम आता है, ठीक है? जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ हैं, जो डैमेज्ड डेड बॉडीज़ हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने में काम आता है। क्लियर है? चलिए। डीएनए फिंगर एक बार और बता दो प्लीज़, डीएनए फिंगरप्रिंट जानवी। जानवी डीएनए फिंगरप्रिंट कुछ नहीं है बेसिकली, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, राइट? जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो वाटसन एंड क्रिक लेके आए थे, उसी पे और अध्ययन किया गया और उस पे अध्ययन करने के बाद समझ में आया कि हाँ, यहाँ से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में एक कांसेप्ट निकाल के ले आए। डीएनए फिंगरप्रिंट का कांसेप्ट जो है सर एलेक्स जेफरीज लेके आए थे 1984 में, और इस कांसेप्ट के थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशन इस कांसेप्ट के, जैसे कि फॉरेंसिक्स जाँच होता है, जैसे क्रिमिनल वगैरह को पकड़ा जाता है,
इसके अलावा पैटर्निटी प्रूफ होता है, मतलब कोई बच्चा जो है, उस बच्चे के पापा कौन है, माँ कौन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद डीएनए जो है बेसिकली डेड बॉडीज जो होती हैं, अनक्लेम डेड बॉडी जो होती हैं, उनको पहचानने में काम आता है, ठीक है। ये लालो मिलाल पूछ रहे हैं सर, वेयर इज डीएनए एंड आरएनए फाउंड। यार स्टार्टिंग में ही बताए थे, कहाँ लाल कर रहे थे तुम, स्टार्टिंग में ही बताए थे ना कि डीएनए कहाँ है। ये देखो पूरा डायग्राम दिखाए थे आपको कि सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है, सब क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तब अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, सेल डिवीजन पे बात करेंगे। आगे बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। चलो, सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो आपका सेल डिवीजन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेल जो है, सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पहला आपका माइटोसिस और दूसरा आपका आता है म्यूसिस, ठीक है। माइटोसिस और म्यूसिस, राइट। माइटोसिस और म्यूसिस, माइटोसिस के बारे में बात करें हम लोग, अगर बात करते हैं माइटोसिस के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी कौन दिया, पहला सवाल। अच्छा, पहला सवाल ये आता है कि ये माइटोसिस जो है ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आता है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आता है, ठीक है। और ये पूरा कंसेप्ट जो है माइटोसिस का कौन लेके आया, इट वाज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। और माइटोसिस किस काम में आता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर, कहीं आपका कट गया, छील गया, राइट, तो वो जो वापस जो कटा हुआ पार्ट था वो देखोगे वापस से सही हो गया ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, वहां पे माइटोसिस की तरह का सेल डिवीजन हो रहा है। लेकिन म्योसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, म्योसिस का इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन में, इसका इस्तेमाल होता है आपके रिप्रोडक्शन में, इसका इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्शन में। इट वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय ऑस्कर हर्टविंग, ऑस्कर हर्टविंग, ठीक है, राइट। तो आपका माइटोसिस का कंसेप्ट कौन दिया, वाल्टर फ्लेमिंग। म्योसिस का कंसेप्ट कौन दिया, ऑस्कर हर्टविंग। माइटोसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में। म्योसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, राइट। चलो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जान लो, एक और चीज जान लो कि जो आपका ग्रोथ एंड रिपेयर यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सपोज मान लो कि आप खेल रहे हो, राइट, खेलते खेलते आपको कहीं चोट लग गया, कट लग गया, तो कट लगने के बाद आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में वो जो जो आपका जहाँ पे कट लगा है, राइट, जो बाद में सही हो जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है माइटोसिस तरह का, वो होता है माइटोसिस, वो आपका होता है माइटोसिस तरह का। लेकिन रिप्रोडक्शन के वक्त, रिप्रोडक्शन के वक्त जो सेल डिवीजन होता है वो आपको मियोसिस, मियोसिस तरह का होता है, वो आपका मियोसिस तरह का होता है। तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हमारे अंदर कौन सा है, हमारे अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो रहा है, हमारे अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो रहा है, ठीक है, राइट। जो माइटोसिस है, जो माइटोसिस है, राइट, इसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, एक मिनट रुक जाओ, जो एक मिनट रुक जाओ, उल्टा बोल दिया। जो आपका माइटोसिस है, इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक सेल, आई एम सॉरी, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मियोसिस है, जो आपका मियोसिस है, इसको बोलते हैं जर्म सेल, इसको बोलते हैं जर्म सेल, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, राइट। इसको आप सेक्स सेल भी बोलते हो, बिकॉज रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है, राइट। इसको आप रिप्रोडक्शन सेल भी बोलते हो, रिप्रोडक्शन सेल, रिप्रोडक्शन सेल, बिकॉज ये रिप्रोडक्शन में काम करता है। तो ध्यान रखना कि जो आपका माइटोसिस है वो आपका सोमैटिक या बॉडी सेल बोलते हैं उसको, वो आपके ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करता है, इट वाज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। जो मियोसिस है, रिप्रोडक्शन में काम करता है, ये जर्म सेल, सेक्स सेल, प्रोडक्शन सेल इसको बोलते हैं, एंड ये इट वाज गिवन बाय ऑल्टर ऑस्कर हर्टविंग, ऑस्कर हर्टविंग, राइट, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो माइटोसिस और मियोसिस को यहाँ पे डिवीजन देखो, यहाँ पे प्रॉपर्ली डिवीजन दिखाया गया है, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपका एक डिवीजन दिखाया गया है। यहाँ पे बेसिकली ये बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे देखो 2n, एन क्या है बेसिकली, यहाँ पे एन क्या है,
यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होता है बताओ, एनीवन? एन का वैल्यू कितना होता है? 23 होता है, 23। तो 2n मतलब कितना हो गया? 46। 46 मतलब कि माइटोसिस के अंदर कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? 46 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? 46 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है? ये आपका स्टार्ट है, ये आपका स्टार्ट है। मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, और सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद खत्म कैसे हुआ? राइट, देखो यहाँ पे देखो, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद खत्म कैसे हुआ? यहाँ पे 2n और यहाँ पे 2n, मतलब पेयर में, मतलब पेयर में। ठीक है, ये आपका दिस इज मदर सेल, ये आपका मदर सेल है, ये आपका मदर सेल है, और ये आपका डॉटर सेल, डॉटर सेल। ठीक है, तो मदर सेल क्या है आपका? 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। और फिर आपका यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है 2n, दैट इज आपका 2 डायप्लॉइड डॉटर सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, राइट। ये जो आपके डॉटर सेल्स होंगे, ये जो आपके डॉटर सेल्स होंगे, ये क्या होंगे? जेनेटिकली सेम होंगे। जेनेटिकली क्या होंगे? ये लोग सेम होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे। ठीक है, राइट। ये क्या होंगे? जेनेटिकली सेम होंगे। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं म्यूसिस के बारे में। अब बात करते हैं म्यूसिस के बारे में। अच्छा, ये आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सेल इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे सोमैटिक सेल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल है। यहाँ पे सोमैटिक सेल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक सेल इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग म्यूसिस के बारे में। म्यूसिस के बारे में जब बात करें, म्यूसिस के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट में डिवीजन हो रहा है। पहला पार्ट म्यूसिस 1 और दूसरा पार्ट म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में कितने क्रोमोसोम है आपके? 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, सेकंड टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। सेकंड टाइम जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 हैप्लोइड सेल बनते दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके सर, नो मीम यूज्ड इन पीपीटी। ओके, एक बार आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाते हैं हम माइटोसिस का और मियोसिस का। यहाँ पे क्लियरली आपको एक डिफरेंस दिखाते हैं माइटोसिस का और मियोसिस का। राइट, चलो, ये आपका मान लो माइटोसिस है, यहाँ पे आपका क्या है? माइटोसिस है, और यहाँ पर क्या है? मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है ग्रोथ एंड रिपेयर में। इसका इस्तेमाल होता है ग्रोथ एंड रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मियोसिस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ओनली ओनली इन रिप्रोडक्शन, मतलब कि केवल एक सेल्स में एंड स्पर्म सेल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, दैट इज रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, राइट, और आपको 2 आइडेंटिकल सेल मिलेंगे। एक बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा और 2 आइडेंटिकल सेल मिलेंगे। ऐसा कभी देखिए हो कि कहीं आपको मान लो कट लग गया, छिल गया, और वहाँ पे छिलने के बाद जो जो आपका कलर है स्किन का वो चेंज हो गया, या किसी और तरह का सेल आ गया? कभी देखे हो? नहीं देखे हो ना? मतलब क्या होता है कि जो सेल्स आते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जो सेल्स आते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, जो सेल्स आते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मियोसिस के बारे में बात करते हैं। मियोसिस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियर डिवीजन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको 4 आइडेंटिकल सेल दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको क्या होगा? 4 आइडेंटिकल सेल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको 4 आइडेंटिकल सेल्स दिखाई देंगे। माइटोसिस में क्या होता है? डीएनए एक बार कॉपी होता है। आपका जो डीएनए है, राइट, ये एक बार कॉपी होता है, इसका एक कॉपी होता है। लेकिन जो आपका मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस क्या होता है कि डीएनए यहाँ पे एक बार कॉपी होता है, यहाँ पे भी डीएनए एक बार कॉपी हो रहा है, डीएनए का फर्स्ट कॉपी यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन एक कॉपी के बाद जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड हो रहा है। जो न्यूक्लियस है वो 2 बार डिवाइड होगा यहाँ पर। और यहाँ पे डीएनए एक बार कॉपी होगा, और जो आपका न्यूक्लियस है वो भी एक बार डिवाइड होगा। न्यूक्लियस भी एक बार डिवाइड होगा। ठीक है, राइट। जो आपका माइटोसिस है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जो मियोसिस है इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है,
जो आपका माइटोसिस है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा आपका सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, ठीक है, या फिर बॉडी सेल। जो आपका मियोसिस है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, राइट, क्लियर है क्या? ओके, चलो, ओके, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा, थोड़ा सा 11-12 कंसेप्ट में आते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? सेंट्रल डोग्मा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी होता क्या है सेंट्रल डोग्मा? तो यहाँ जो भी तामझाम लिखा उसको छोड़ो, पहले समझो क्या होता है बेसिकली। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जब आपका कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था ना, जब कोविड एरा स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी न्यूज़ में था ये, राइट? कोविड में क्या हो रहा था बेसिकली, कोरोना में क्या हो रहा था कि आपको हम बताए थे, राइट? कि जो आपका वायरस है वो बॉडी के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा तो लिविंग की तरह काम करेगा। अब क्योंकि वो वायरस है तो उसके पास क्या है, आरएनए है, उसके पास क्या है, आरएनए है। जब वो आपके बॉडी में आया तो देखा आपके पास डीएनए है, आपके पास डीएनए है, तो क्या किया कि पहले डीएनए का एक कॉपी बनाया, राइट? आपके डीएनए की तरह सिमिलर एक कॉपी बनाया और इसका लगातार डीएनए का कॉपी जो है बनाता चला गया। इससे क्या हुआ कि आपका डब्ल्यूबीसी जो है वो कन्फ्यूज़ हो गया और जो असली वाला वायरस है उसको मार नहीं पाया, राइट? यही हो रहा था उस समय, ठीक है? यही हो रहा था उस समय ना, राइट? तो सर पीवाईक्यू स्टार्ट हो गया, कौन-सा पीवाईक्यू स्टार्ट हो गया? अच्छा, सीजीएल का, ओके, ओके। तो इसी वजह से काफ़ी न्यूज़ में था, इसी वजह से जो है इतना कोविड जो है कॉम्प्लिकेट हो गया था और उस समय यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे सेंट्रल डोग्मा के ऊपर, चाहे वो स्टेट पीसीस हो, चाहे वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, ठीक है? तो ये बेसिकली जो पूरा सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट है, इट वाज़ प्रपोज्ड इन ईयर 1958 बाय फ्रांसिस क्रिक। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बेसिकली डीएनए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे डीएनए का कॉपी जब बनेगा ना, राइट? जो आपका वायरस है वो क्या कर रहा था पहले, पहले क्या किया, आपका आरएनए से डीएनए बना लिया और डीएनए बनाने के बाद डीएनए से डीएनए बनाने लग गया, राइट? पहले आपका वायरस क्या किया, आरएनए से डीएनए बनाया और फिर बाद में डीएनए का कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आपके डीएनए का बहुत सारा मल्टीपल कॉपी जो है बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि आपका डब्ल्यूबीसी कन्फ्यूज़ हो जाए और एक्चुअल वो जो वायरस का डीएनए उसको मार ना पाए, ठीक है? राइट? तो डीएनए से डीएनए जब बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? डीएनए से जब देख रहे हो आरएनए बन रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब डीएनए बनता है आरएनए से जब डीएनए बनता है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि कोविड-19 में हो रहा था, ठीक है? इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जो कि कोविड-19 में हो रहा था, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? राइट? तो डीएनए से जब डीएनए बनता है हो क्या रहा था कि कोविड जो है आपके बॉडी में एंटर कर रहा था। एंटर करने के बाद आरएनए से डीएनए बना रहा था मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था। एक बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लिया मतलब अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया आपके डीएनए को देख के। उसके बाद वो रेप्लिकेशन करना चालू किया। मतलब कि बहुत सारा डीएनए बनाना चालू कर दिया, बिल्कुल रेप्लिकेट करना चालू कर दिया आपके डीएनए को। ठीक है? तो जब आरएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है? ठीक? और जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन और डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। ठीक है? तो ध्यान रखना डीएनए से डीएनए बनेगा अगर डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन एंड जब आपके आरएनए से डीएनए बने उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस पूरे कांसेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे कांसेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इट वाज प्रपोज्ड इन ईयर 1958 बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है? राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माइटोसिस में सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। माइटोसिस में सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। देखो एक तो सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस क्लियर याद रखो कि प्रो मेटा एनाटेली। ठीक है? सीक्वेंस क्लियर याद रखो, प्रो मेटा एनाटेली। ठीक है? इस टाइप से आप बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस को याद रखो, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलीफेस। 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलीफेस, प्रो मेटा एनाटेली, प्रो मेटा एनाटेली। ये प्रॉपर सीक्वेंस है किसका, आपके माइटोसिस का। ठीक है? राइट? चलिए, ये प्रॉपर सीक्वेंस है आपके माइटोसिस का। ठीक है? अब क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे देखो, पहले क्या हो रहा है
पहले आपका हो रहा है, चलो इसको इसको ना एक काम करते हैं, इसको एक हम आपके मेमोनिक्स से याद करवाते हैं, इसको हम मेमोनिक्स से याद करवाते हैं, ठीक है? एक मेमोनिक्स समझो, एक कहानी समझो पहले, राइट? एक कहानी ये है कि कैसे बताएँ? चलो ठीक है। यहाँ पे बस चलो पी फॉर प्रो, फिर पी फॉर पापा, एम फॉर मेटा, एम फॉर मम्मी, राइट? ऐना और टेली और तुम, ठीक है? तो हो क्या रहा है बेसिकली कि प्री फेज़ में क्या हो रहा है? प्री फेज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो, प्री फेज़ में क्या हो रहा है, प्रो फेज़ में क्या हो रहा है, प्रो फेज़ में क्या हो रहा है कि ये आप अंदर में हो, ये आप हो अंदर में, राइट? ये आप हो अंदर में, तो आप बेसिकली घर में आराम से बैठे हुए हो, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपके पापा बोल बोल रहे हैं कि काम करो बेटा, इस ये जो बाउंड्री है ना, घर का जो बाउंड्री है, ये जो घर का बाउंड्री है, आस-पास जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री को तोड़ो, बाहर निकलो, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे पटना जाओ, कहीं भी जाओ, आप बाहर निकलो और बाहर जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो ये डीएनए मान लो आप हो, और आपके आस-पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं, राइट? वो क्या है? वो आपका घर का दहलीज है, बाउंड्री है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपके पिताजी ये बोल रहे हैं कि काम करो, प्रो फेज़ में आपको बोला जा रहा है, दैट इज़ आपके पिताजी बोल रहे हैं कि काम करो, ये बाउंड्री तोड़ो, ये बाउंड्री तोड़ के बाहर निकलो और तुम दिल्ली या पटना कहीं जाओ, वहाँ जाके तैयारी करो सीडीएस का, ठीक है? लेकिन आपकी मम्मी बोल रही है कि नहीं, एम मतलब मम्मी, ठीक है? मेटाफेज़ मतलब मम्मी। तो यहाँ पे मेटाफेज़ वाले स्टेज में आपकी मम्मी बोल रही है कि नहीं, ये बेटा हमारा एक ही इकलौता बेटा है, ये घर के आँगन में रहेगा, इसको खिला-पिला के मोटा-तगड़ा करेंगे, थिक करेंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन पापा और मम्मी के बीच में टसल होता है। पापा-मम्मी के बीच में क्या होता है? टसल होता है, और आप मतलब एनाफ़ेज़, और आप यहाँ पे क्या डिसाइड करते हो कि बैलेंस करोगे, दोनों की बात को मानोगे। मतलब कि आप बाहर निकलोगे, बाउंड्री देखो गायब हो गया है। ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला, ये गायब हो गया है। मतलब घर के बाउंड्री के बाहर निकल जाओगे आप, राइट? और कभी-कभी घर पे मिलने भी आओगे। मतलब आपका जो झुकाव है, वो मम्मी और पापा दोनों की तरफ जो है जा रहा है, ठीक है? यहाँ देखो सेंट्रोइड दिखाई दे रहा है। याद है आपको जब सेल पढ़ाए थे ना, तो आपको बताए थे तारा-सितारा के बारे में। तारा-सितारा के बारे में बताए थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेंट्रोइड जो है ऊपर और नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद टेलीफ़ेज़ आते-आते क्या हुआ? टेलीफ़ेज़ में आते-आते क्या हुआ? टेलीफ़ेज़ में आते-आते क्या हुआ? तुम जो है, ठीक है? तुम जो है बेसिकली रिकमेंड हो चुके हो, वापस घर आ चुके हो, और जब घर में वापस आए हो, देखो वापस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है? ये घर का आँगन दिख रहा है ना? ये घर का आँगन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो आप अगेन अपने घर आ चुके हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आ चुके हो, ठीक है? राइट? क्लियर है? एक बार सेंट्रल डॉग्मा रिवाइज़ करवा दो। ओके, सागर रिवाइज़ करा देंगे, वेट करो, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली जो पूरा माइटोसिस का प्रक्रिया है, वो आपको हम बता रहे हैं कि पहले क्या होता है माइटोसिस में। पहले क्या होता है, माइटोसिस का जो आपका प्रोफेज़ ये फर्स्ट फेज़ ऑफ माइटोसिस है। जो प्रोसेस है, इट इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। जो क्रोमोसोम मटेरियल्स है, वो कंडेंस है एक जगह। देखो बीच में सारे के सारे संग्रहित है, कंडेंस है, ठीक है? राइट? यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो आस-पास में जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है? वो खत्म होते हैं, राइट? ये जो बाउंड्री है, ये खत्म हो रही होती है। ये क्या हो रही होती है? खत्म हो रही होती है। फिर सेकंड स्टेज पे आप आते हो। फिर सेकंड स्टेज पे क्या होता है? मेटाफ़ेज़ होता है। सेकंड स्टेज पे क्या होता है? मेटाफ़ेज़ होता है, ठीक है? एंड मेटाफ़ेज़ जो है, इसको आप इक्वेशनल पार्ट भी बोलते हो। यहाँ पे इक्वेशनल पार्ट भी बोलते हो इस पूरे फ़ेज़ को, राइट? यहाँ पे क्या होता है, जो जो आपका क्रोमोसोम है, वो क्या होता है? थिक हो रहा होता है। क्रोमोसोम जो यहाँ पे क्या हो रहा होता है? थिक हो रहा होता है, देखो, मोटा हो रहा है ना? तो ध्यान रखना कि मेटाफ़ेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो थिक हो रहा होता है, ठीक है? राइट? इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आते-आते बिल्कुल जो आपका बाउंड्री था, ये जो आपका बाउंड्री था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो गायब हो चुका है, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाउंड्री है, वो क्या हो चुका है? वो गायब हो चुका है, ठीक है? और क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद आप आते हो थर्ड स्टेज पे, दैट इज़ एनाफ़ेज़। थर्ड स्टेज दैट इज़ एनाफ़ेज़। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम क्या हो रहे हो? स्प्लिट हो रहे हो। मतलब क्या हो रहे हो कि क्रोमोसोम्स यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको सेंट्रोइड दिखाई दे रहे हैं, क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं ऊपर जाते हुए। क्रोमैटिड जो है ऊपर और नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, राइट? क्रोमैटिड ऊपर-नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद आपका आता है क्या? टेलीफ़ेज़। टेलीफ़ेज़। टेलीफ़ेज़ में क्या हो रहा होता है? ये लास्ट स्टेज होता है माइटोसिस का। ये माइटोसिस का लास्ट स्टेज होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है, वो अब क्या होता है, बीच में डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है? यहाँ पे एक सेल है। पहले इस टाइप से हुआ, ठीक है? राइट? सेल डिवीज़न पता है आपको ना? सेल डिवीज़न पता है ना? रुक जाओ। ये बेसिकली एक सेल है। ये आपका एक सेल है। उसके बाद क्या होगा, जब सेल डिवाइड होगा, तो पहले कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है? फिर आपका इस टाइप से होगा, फाइनली आपका इस टाइप से होगा, और फाइनली आपका सेल जो है
ये स्टेप पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फाइनल पर सेल जो स्टेप पे डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिवीजन है सेल का, जो सेल का डिवीजन हो रहा है, यही आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो सेल का डिवीजन हो रहा है, यही आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं प्रो मेटा एनाटेली, दैट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलीफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलीफेस। इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज में दैट इज माइटोसिस में क्या हो रहा होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, वो डिसअपियर हो रही होती है, ठीक है, राइट। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स मटेरियल यहाँ पे संग्रहित हैं, राइट, अब उनके आसपास के जो वॉल है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो डिसअपियर होंगी, वो डिसअपियर होंगी, ठीक है। जब वो डिसअपियर होंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो अंदर में जितनी भी चीजें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है डिसअपियर हो जाते हैं। फिर बात आता है मेटाफेज का, फिर बात आता है मेटाफेज का। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दे रहा है, कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, राइट। और जो आपका क्रोमोसोम है वो क्या हो चुका है, थिक हो चुका है। क्रोमोसोम जो है आपका क्या हो चुका है, थिक हो चुका है। फिर आपका आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो है बेसिकली क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे होते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, स्प्लिट हो रहे होते हैं। फिर आपका आता है टेलीफेज। टेलीफेज में क्या होता है, वापस क्रोमोसोम जो है, राइट, बिल्कुल ऑलमोस्ट डिवीजन हो चुका होता है, राइट। अभी कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे देख रहे हो आपकी जो आपका वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो वापस देखो यहाँ पे आ चुका है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो आपका वापस आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आ चुका है। और जो फर्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसअपियर हुआ था, वो वापस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी को अगर याद करना है, इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको याद करना है, तो आप ऐसे याद करना। आप ऐसे याद करना कि प्रो फेज में क्या हो रहा है, प्रो फेज में आपको घर से भगाया जा रहा है कि बाहर जा पढ़ाई कर। इस चक्कर में क्या हुआ, आपको जो घर का बाउंड्री है वो टूटा। घर का बाउंड्री टूटा मतलब क्या हुआ, घर का बाउंड्री टूटा मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर होगा, ठीक है, ये सब डिसअपियर होगा, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है खत्म होगा। फिर आपका क्या होगा, मेटाफेज। मेटाफेज में आपकी माँ बोल रही है कि नहीं बेटा जो है मेरा घर में रहेगा, उसको खिला पिला के मोटा करेंगे, इकलौता बेटा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका जो बेसिकली क्रोमोसोम है, ये शॉर्ट एंड थिक हो रहा होता है, ठीक है, ये शॉर्ट एंड थिक हो रहा होता है, ठीक है। सेंटर में रहता है, देखो सेंटर में है, सेंटर में चला गया बिकॉज माँ बोल रही कि घर के आंगन के बीच में रखेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट एंड थिक हो रहा होता है। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा होता है, एनाफेज में अब तुम क्रोमोसोम से स्प्लिट हो रहे होते हो, ठीक है। अब तुम क्या हो रहे होते हो, क्रोमोसोम से स्प्लिट हो रहे होते हो। मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी आती है, तुम जो है अपने माँ बाप से दूर जा रहे होते हो, ठीक है, राइट। इसके बाद आपका आता है टेलीफेज। टेलीफेज में क्या होता है, तुम वापस स्प्लिट करके रिकमेंड होके आते हो और वापस घर के बाउंड्री में आते हो, वापस देखो घर के बाउंड्री में आते हो। जैसे ही घर के बाउंड्री के अंदर आते हो, वैसे ही क्या होता है, वापस जो आपका डिसअपियर होता है स्टेज वन में, वो वापस रीअपियर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी बोलो, ये सब जो है क्या होता है, रीअपियर होना स्टार्ट होते हैं। ये सब जो है रीअपियर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और वंस दे रीअपियर, एक बार ये रीअपियर होते हैं तो कंप्लीटली दो पार्ट में ये देखो डिवाइड हो गया आपका सेल। कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब साइटोकाइनेसिस हो गया आपका, साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब ये हो गया कि आपका सेल जो है वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। मतलब घर पे आए तुम, रिकमेंड हो गए, शादी करा दिया गया और तुम एक से दो हो गए। क्या है, पूरा याद हो गया, याद हो गया क्या? नहीं नहीं आशीष, मेरा स्टोरी नहीं है ये, ठीक है। सेंट्रल डोगमा रिवाइज करवा दिया, ओके। सेंट्रल डोगमा क्या था, सेंट्रल डोगमा कुछ नहीं सागर, सेंट्रल डोगमा में बेसिकली ये बताए थे हम कि, रुको बना के दिखाते हैं। सेंट्रल डोगमा आपको ये बताए थे कि जैसे मान लो कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 में क्या हुआ था, कोविड-19 में हुआ ये था बेसिकली कि जो आपका कोरोना वायरस था, जो कोरोना वायरस था, उसके पास क्या था, आरएनए था, उसके पास आपका आरएनए था। वो जैसे ही आपके बॉडी में गया, वो क्या देखा, आपके पास डीएनए है, आपके पास डीएनए है, तो वो क्या किया, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया और उस डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना स्टार्ट किया, इस डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, राइट। बिल्कुल साक्षी रीअपियर होता है टेलीफेज में, ठीक है, चलो।
तो क्या हुआ वापस जो आपका कोविड है, वो क्या हुआ, आपका डीएनए देख के अपना डीएनए बनाना स्टार्ट किया, ठीक है? जिसकी वजह से आपका डब्ल्यूबीसी जो है, वो पहचान नहीं पाया कोविड को और उसको मार नहीं पाया, ठीक है? अपना ही डीएनए को डैमेज करना चालू कर दिया। इसलिए कोविड-19 इतना कॉम्प्लेक्स था। और यहीं से एक कांसेप्ट निकल के आता है, जो कि आपके 11th-12th में पढ़ाया जाता था ऑलरेडी, लेकिन कभी इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन उस कोविड के बाद ये सवाल जो है बार-बार आपके एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? यहाँ पे आपको बताया गया था, यहाँ पे आपको ये बताए थे कि डीएनए जो है डीएनए जो है, अगर खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोविड-19 जो है, डीएनए से डीएनए बना रहा है, डीएनए से डीएनए बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, अपना रेप्लिका बना रहा है, ठीक है? इस डायग्राम में देखो, रेप्लिकेशन कर रहा है। अब ये डीएनए से आरएनए बना रहा है। अब ये डीएनए से क्या हो रहा है? मान लो अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, सपोज़ मान लो डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो क्या बोल देंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे। अगर मान लो उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए के बाद क्या हुआ? आरएनए के बाद क्या हुआ? आरएनए जो है, वो आपके प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। तो आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही था बस, यही था बस। बिल्कुल अमित, यहाँ पे ना सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, वो प्रोफेज़ में डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं और रीअपियर होते हैं टेलोफ़ेज़ में, ठीक है? राइट? सागर ये क्लियर हो गया? चलो, तो एक बार रिवाइज़ करते हैं सारा का सारा, उसके बाद हम लोग आएँगे वापस से क्वेश्चंस पे। जो भी आपका डाउट है हम बाद में लेते हैं ना, बायोलॉजी के बाद कितनी क्लास होंगी बाद में बताते हैं। चलो, तो यहाँ हम लोग बात किए थे डीएनए के बारे में। जब डीएनए के बारे में बात हुआ तो बात हुआ सेल के बारे में। सेल जो है उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में आपका डीएनए होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो आपका ब्रेन ऑफ द सेल होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, और जो आपका डीएनए होता है उस न्यूक्लियस के बीच में होता है। ये बहुत छोटा सेल होता है, उसके अंदर बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है। इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा जो डीएनए है, 2 मीटर का, 6 फीट का, वो अट कैसे रहा है? इसको समझाने के लिए आपको हम ये बताएँ कि डीएनए अपने आप को किस तरह संग्रहित करता है, किस तरह कंडेंस करके रखता है, किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और जब इस टाइप का जब कंडेंसेशन होता है ना, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है? अब ये क्रोमैटिन फाइबर जो है, ये क्रोमैटिन फाइबर जो है और संग्रहित होगा और कंडेंस होगा, क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है? ये बताया था आपको हम। इसके बाद बात की हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़ गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक्स, ठीक है? वाटसन एंड क्रिक जो है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को के बारे में बताए थे। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है एलेक्स जेफरिस जो है लेके आए थे, और यहाँ से बहुत चीज़ पता चलता है, जैसे बच्चे के माता-पिता कौन हैं, फोरेंसिक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है, जाँच होता है तो। इसके अलावा डेड बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में काम आता है, राइट? इसके बाद बात करते हैं हम लोग डीएनए किससे मिलकर बना है, तो डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, इस टाइप से जो पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का, राइट? जो बहुलक था, उससे मिलकर आपका डीएनए बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो 3 चीज़ से मिलकर बना है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, ठीक है? कौन सा शुगर? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये कौन सा शुगर है? पेंटोस शुगर है। पेंटोस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ यहाँ पे 5 कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन है। बेस के बारे में बात करें तो बेस बेसिकली 4 तरह के यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। एडेनाइन, थायानाइन, साइटोसिन, गुआनाइन। ये 4 तरह के बेस हैं। ये 4 तरह के बेस हैं, ठीक है? पैटर्निटी बता दो एक बार हर्ष। हर्ष, पैटर्निटी कुछ नहीं, आप बेसिकली आपका जो बच्चा है ना, राइट? है ना? तो वो कैसे साबित होगा कि आप ही उसके पापा हो? बेसिकली डीएनए जाँच होगा, डीएनए जाँच होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पैटर्निटी प्रूव करना, ठीक है? चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में बात करेंगे तो यहाँ भी ये भी किससे बना है? ये भी पॉलीमर से बना है, किसके? न्यूक्लियोटाइड से। मतलब न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा चेन था जिससे आपका आरएनए बना है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे शुगर बेस एंड फॉस्फेट है इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे राइबोस शुगर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे राइबोस शुगर इस्तेमाल हुआ है। बेस में भी डिफरेंस है। यहाँ पे बेस बेसिकली वहाँ पे बेस क्या था? एडेनाइन, थायोनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन। यहाँ पे बेस क्या था? एडेनाइन, यूरासिल, यूरासिल, साइटोनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है? तो यहाँ पे बेस में भी डिफरेंस है, ठीक है? राइट? यहाँ पे दोनों के बारे में बताएँ हम डिफरेंस आपको। फिर बात की हम लोग बेस के बारे में। फिर हम लोग बात की यहाँ पे बेस के बारे में। बेस के बारे में जब बात करेंगे, तो बेस के बारे में बताते वक़्त बताएँगे आपको प्यूराइन्स के बारे में और प्रिमिडाइन्स के बारे में। प्यूराइन्स और प्रिमिडाइन्स। प्यूराइन्स के अंदर 2 चीज़ आपका आएगा, एडेनाइन और गुआनाइन,
और प्राइमेडाइन्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपका आएगा साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरासिल। ठीक है, राइट। इसके बाद शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, इन तीनों को मिलाएंगे बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट को साइड कर दोगे तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, राइट। और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, वापस से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। डीएनए के नेचर के बारे में बात करें तो डीएनए का नेचर कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, जिसको आप हाइड्रोफिलिक बोलते हो। वाटर लविंग नेचर ऑफ डीएनए इज नोन एज हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफिलिक के पीछे रीजन क्या है, रीजन है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, अब ये डीएनए का मॉडल कौन दिया, राइट। सॉरी, डीएनए का मॉडल कैसा है, तो हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है आपका डीएनए, ठीक है ना, राइट। फिर हम लोग बात की इसके बारे में, वेट कुछ तो छूट रहा है, 1 मिनट, हाँ। फिर बात की हम लोग इसके बारे में, हम लोग बात किए यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन दो तरह का होगा, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है ये कौन दिया, वॉल्टर फ्लेमिंग दिए। माइटोसिस का डिवीजन कौन दिया है आपका, वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग, राइट। आपका मियोसिस का डिवीजन जो है, मियोसिस के बारे में कौन बताया आपका, तो ऑस्कर हर्टविंग। जो आपका माइटोसिस है, यहाँ पे ग्रोथ और रिपेयर हो रहा होता है, सोमैटिक सेल्स एंड बॉडी सेल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। मियोसिस इज बेसिकली यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, राइट। और यहाँ पे जर्म सेल, सेक्स सेल एंड रिप्रोडक्शन सेल जो है इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात किए थे हम, राइट। इसके अलावा बात की हम सेंट्रल डोगमा के बारे में कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। सेंट्रल डोगमा एक यहाँ पे क्या होता है, इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक जो इसके बारे में बताते हैं इन ईयर 1958, इन ईयर 1958। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डीएनए से अगर आपका आरएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर बात की हम लोग सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बात की है, मतलब कि किस टाइप का जो है पूरा सीक्वेंस माइटोसिस जो है वो किस तरह से हो रहा होता है, प्रोसीड हो रहा होता है। इसको याद करने के लिए आप 4 स्टेज याद रखोगे, प्रो मेटा एनाटेली, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलीफेज। प्रोफेज के बारे में ध्यान रखना कि प्रोफेज में क्या होता है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो डिसअपियर हो रहे होते हैं, ठीक है, राइट। जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस होता है, उसका बाउंड्री जो है खत्म हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम मटेरियल्स हैं, वो कंडेंस हो रहे होते हैं। क्रोमोसोम मटेरियल्स जो है यहाँ पे कंडेंस हो रहे होते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फेज, प्रोफेज के एंड तक देखोगे आप बेसिकली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, जो आपका गोल्गी बॉडी है, राइट। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब जो है डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। फिर बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज के बारे में बात करते हैं तो ये इक्वेशनल पार्ट बोलते हैं, इस पूरे पूरे फेज का इसको इक्वेशनल पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है वो थिक हो रहा होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है आपका शॉर्ट एंड थिक हो रहा होता है, ठीक है, शॉर्ट एंड थिक हो रहा होता है। और आप देखोगे कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में अरेंज हो रहे होते हैं। मतलब माँ जो है बोलती है कि अपने बेटा को क्या करेंगे हम, बिल्कुल घर के सेंटर में रखेंगे और खिला पिला के मोटा करेंगे, थिक करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बेसिकली, एनाफेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमैटिड है वो पोल्स की तरफ जो है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। क्रोमैटिड जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और फिर बात करते हैं टेलीफेज के बारे में। टेलीफेज में क्या होता है, टेलीफेज में ये लास्ट स्टेज है माइटोसिस का, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये लास्ट स्टेज होता है माइटोसिस का। एंड यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से तुमको दिखाई देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वापस से रिजेंबल होते दिखाई देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको वापस से रिजेंबल होते दिखाई देंगे, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट स्टेज में जो आपका सेल ऑर्गेनल्स कुछ गायब हो चुके थे, फॉर एग्जांपल ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइट। आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गए, वहाँ पर रीअपियर होते हैं, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होता है और सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलो अब आते हैं हम लोग पीवाईक्यू पे। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन
हु आउटलाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन मॉलिक्यूल्स। मतलब डीएनए के बारे में कौन बताया सबसे पहले? अभी बताए थे आपको हम। डीएनए के बारे में कौन बताया? अभी बताए थे आपको हम। इजी है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स? अभी आपको बताए थे इसके बारे में भी, राइट? स्टार्ट करो आंसर करना आप लोग। 14 का आंसर क्या होगा ये बताओ, और 23 का आंसर क्या होगा ये बताओ। चलिए, सी बी, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो, दोनों सबका आंसर राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो, इन ह्यूमन बींग्स फीमेल प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। देखो, ये चीज समझने के लिए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज और जान लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज और जान लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, एक क्रोमोसोम होता है एक्स, एक्स, ठीक है? एक होता है आपका एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है? दो क्रोमोसोम है आपके, एक्स एक्स हैं, और ये क्या है? बेसिकली एक्स वाई है, ठीक है? जो फीमेल है, जो फीमेल है, इनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और जो आपके मेल हैं, जो आपके मेल हैं, इनके पास एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो अगर मान लो कि जो डॉटर है, जो जो आपका बेबी है, राइट, अगर वो फीमेल, फीमेल आप चाहते हो, राइट, आप चाह रहे हो कि बेबी अगर अगर आप फीमेल है, बेबी अगर फीमेल हो, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम चाहिए। एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आ गया फीमेल के पास से, और एक्स क्रोमोसोम जो है मेल के पास से आ गया। तब क्या होता है? तब फीमेल मतलब डॉटर पैदा होती है, राइट, है ना, बच्ची जन्म लेती है। लेकिन अगर मान लो कि आपको सन चाहिए, मेल चाहिए, ठीक है? तब क्या होगा? तब फीमेल के साइड से तो वापस एक्स ही आएगा, इनके पास तो और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो इनके पास से तो क्या होगा? एक्स ही आएगा। लेकिन मेल के पास से क्या होगा? वाई आएगा। मेल के पास से क्या होगा? वाई आएगा। मेल के पास से क्या होगा? वाई आएगा, वाई आएगा, ठीक है? तो आप देखोगे यूपी, बिहार या फिर हरियाणा, राजस्थान, इन साइड जो है ना, यहाँ पे काफ़ी बार देखोगे कि औरतों को काफ़ी प्रताड़ित किया गया है, मारा-पीटा गया है, क्योंकि औरतें जो हैं, वो बेसिकली मेल चाइल्ड ज बॉर्न नहीं कर पा रही, फीमेल चाइल्ड बॉर्न कर पा रही हैं, ठीक है? तो वो औरतें घूम के 2 लगा दें कान के नीचे, बोले कि देखो ऐसा अपने बेटे को बोलो, राइट? मेरे पास तो दोनों एक्स-एक्स हैं, तो हम एक्स ही दे पाएँगे, राइट? ये वाई जो है आपका बेटा देगा, ठीक है? क्लियर है? है ना? तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है जेंडर के लिए। मेल रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज़ अगेन हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? बट स्टिल यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम का ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है? राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग करो। बाद में जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएँगे ना, तो इसी चैप्टर के बहुत सारे कांसेप्ट्स जो आपके रुक गए हैं अभी, वहाँ पे और कवर होंगे, ठीक है? वहाँ बताएँ कि जो जुड़वा हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है? राइट? बहुत सारे इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट जो वो रह गए हैं, जो आपके रिप्रोडक्शन में कवर होंगे, ताकि आप प्रॉपर्ली लिंक कर पाओ चीज़ों को, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। फर्स्ट वन सेज, इन ह्यूमन बीइंग्स फीमेल प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऐसा नहीं है, फीमेल जो है वो रोल प्ले नहीं करती है, मेल रोल प्ले करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेल होना चाहिए था, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करें तो वुमेन हैव एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल वुमेन के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 राइट है, ठीक है? स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 आपका राइट है। इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में शुगर कौन सा मौजूद है बताओ? डीएनए में शुगर कौन सा मौजूद है? 13 का सी, 13 का सी, बिल्कुल 13 का सी, ठीक है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट? अच्छा, स्पर्म के अंदर कौन सा शुगर होता है? स्पर्म के अंदर कौन सा शुगर होता है बताना जरा? स्पर्म के अंदर कौन सा शुगर होता है? मल्टीपल टाइम पूछा है, बताओ। फ्रुक्टोज, बिल्कुल। स्पर्म पूछेगा तो क्या होगा? फ्रुक्टोज, ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियल डीएनए इज रेफर्ड टू एज नेकेड बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटीन, इज द राइट आंसर, ठीक है? तो ये चैप्टर पर कंप्लीट हो चुका है, एज सच डीएनए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डीएनए में
हाँ, ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, बट आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को देखा जाए तो 1 गलत है और 1 गलत है और 2 सही है, ठीक है? एक चीज़ नोट करो कि आपका कुछ टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हो चुका है, एज़ सच डीएनए खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक जो इससे रिलेटेड हैं, वो आपके रह गए हैं, जो रिप्रोडक्शन में आप कवर करोगे, जो आप रिप्रोडक्शन में कवर करने वाले हो, ठीक है? राइट? रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे, तो कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके अंदर जो है सेल डिवीज़न कैसे हो रहा है, राइट? उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं जो जुड़वा बच्चे होते हैं, राइट? जिसका बहुत लोगों को शौक भी है आप लोगों में से, वो कैसे हो रहे हैं? प्रोसेस दिखाएँगे नहीं, मतलब करके बताएँगे। आई मीन थियोरेटिकल, ठीक है? ये कैसे होता है ऑन पेपर, ठीक है? लास्ट में पेपर 2 बताएँ बोलोगे आप बोले थे, ओके, ओके, ओके। तो पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, है ना? क्या नाम है? लाल में सबसे लाल, ओके। तो लाल में सबसे लाल पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 का पूरा कंटेंट जो है यूट्यूब पे हम फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले ही बोल रखें कि पेपर 2 जो है बेसिकली 1 मिनट लेट मी वाटर। सो पेपर 2 के बारे में बात करें हम लोग, तो पेपर 2 में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है, उसको हम मल्टीपल थीम्स में कवर किए हैं। उसको हम टोटल 6 थीम्स में कवर किए हैं। हर थीम के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। थीम 1 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। थीम 2 डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो टोटल हम लोग 6 थीम में कवर करेंगे इसको। थीम 1 खत्म हो चुका है, थीम 2 हो चुका है, थीम 3 हो चुका है हमारा और थीम 4 हमारा इस सैटरडे खत्म हो जाएगा। थीम 5 और थीम 6 स्टार्ट करेंगे हम लोग और जून तक सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। जून के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब से लास्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उसको हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे। इवैल्यूएशन प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है और इवैल्यूएशन प्लान में क्या होता है बेसिकली आपको एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, वो आप लिखते हो, मेरे को सेंड करते हो, राइट? और उसको इवैल्यूएट करके आपको हम वापस भेजते हैं। तो ये हमारा चल रहा है एंड एक और बैच आएगा बाद में जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट जाके जहाँ पे 8 टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएँगे, ठीक है? जानवी क्वेश्चन नंबर 122 जो है ना, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसमें बस आपको प्रोटीन बता के हम रुक रहे हैं इसलिए बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं, जो आपको हम कवर करवाएँगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएँगे, ठीक है? इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन और थे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, ठीक है? जो हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ इसके लिए आपको साइंस एंड टेक थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा। सर 9 बजे क्लास यार देखो 9 बजे आज हो गया, ठीक है? 9 बजे आज हो गया, 9 बजे होगा नहीं, ठीक है? किसी कारण से 9 बजे आज क्लास हो गया, वरना 9 बजे क्लास आपका होगा नहीं, ठीक है? वीडियो कवर पूरा प्योर साइंस ऑन यूट्यूब, उर्गन बिल्कुल हाँ, उर्गन जो है आपका यूट्यूब पर है, पूरा जो साइंस है वो यूट्यूब पर जाएगा, लेकिन क्लास जो है शायद प्राइवेट आती है, ठीक है? फिर क्लास शायद रिमूव आता है, एप्लीकेशन भी चला आता है, ठीक है? तो कुछ देर क्लास चलेगा, फिर क्लास जो है एप्लीकेशन भी चलाएगा, ठीक है? ट्रेसी राइटिंग कैसे करें? अंशिका पांडे। अंशिका पांडे जो आपका यूट्यूब पे जो लेक्चर है, पेपर 2 का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 में आपको बस ये बताए हैं कि यूपीएससी ने क्या डिमांड किया है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस लास्ट ईयर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, मेरे बैच के, उनके कॉपी को आपको दिखाए हैं, ठीक है? प्रेसी कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है आपको दिखाए हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 से प्रॉपर्ली हम सिलेबस को लेके चले हैं। ठीक है? तो जिसको भी डाउट है लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोग देख लेना, ठीक है? इसके बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरा टेलीग्राम हैंडल आपके पास है, दैट इज़ ब्रॉड स्वर्ड, राइट? आप वहाँ पे ये अंडरस्कोर है, ठीक है? अंडरस्कोर स्वर्ड आप यहाँ पे टेक्स्ट करना, आपको हम बेसिकली एक सैंपल भेज देंगे रिपोर्ट का, ठीक है? साइंस एंड टेक का वेटेज कितना है? साइंस एंड टेक एज़ सच आता नहीं है, राइट?